हेलो एवरीवन। सो इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसे हम लोग एमटीपी भी कहते हैं वो शेयर कर दिया है और हम लोग करने वाले हैं अब इसका डिस्कशन। तो आज हम लोग न्यू सिलेबस टैक्स का डिस्कशन करने वाले हैं जो दिसंबर 23 के लिए है। एंड एक बात समझ लो, जो ओल्ड वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं सिंस सिलेबस मोरल सेम ही है। मैं ओल्ड वाला भी डिस्कशन पक्का करूंगा, मैं एक आध दिन में मैं वो भी शेयर कर दूंगा, बट आपको भी ओल्ड और न्यू दोनों को ही ये पूरा पूरा वीडियो आपको देखना है ना। सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने अभी तक शेयर नहीं किया, इसीलिए मैंने क्या किया ना, मैंने इसी पीडीएफ में बहुत सारा सॉल्यूशन कर रखा ऑलरेडी ताकि आपको टाइम ना लगे। एंड मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर पैटर्न देखोगे ओल्ड से थोड़ा चेंज है। यहाँ पर क्या हो रखा हम लोगों को ना, 15 एमसीक्यू दे रखा है, 2-2 मार्क का, जो 30 मार्क है। एंड देन उसके बाद 14-14 मार्क का क्वेश्चन है, बट एक अकेला 14 मार्क क्वेश्चन नहीं है, कुछ कुछ उसमें 7-8, मैंने 7-7 का क्वेश्चन, 8-6 ऐसे आपको मिल सकता है। तो ऐसे करके हमारा वो 7 क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें से हमने 5 हम लोगों को करना है। ठीक है, ये मैं न्यू सिलेबस का पैटर्न बता रहा हूँ जो हमें ये क्वेश्चन पेपर से हमें समझ में आ रहा है, जो इंस्टीट्यूट ने शेयर किया। ठीक है ना। तो और डिस्कशन हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन ए जो होने वाला है वो एमसीक्यू के लिए है। ठीक है, चलो। बोलते सूरज हैज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एंड इनकम अंडर द हेड सैलरीज 4 लाख। व्हाट इज टोटल इनकम, हमें बताना टोटल इनकम। देखो अभी अभी हम लोग को देख क्या लगेगा, तो ये सर 4 लाख का सैलरी इनकम है, 2.5 लाख का लॉस है, आप बोल दो 1.5 लाख रुपए क्या हमारा नेट इनकम होगा, बट ऐसा नहीं है, ध्यान समझना। आप अदर हेड में जाकर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप कर सकते हो अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज, उससे ज़्यादा आप शेयर नहीं कर सकते, मैं सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। फिर अब ये क्या होगा बताओ, अब ये कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर जब आएगा हमारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फिर वहाँ सेटअप होगा। तो अभी फिलहाल ये 2 लाख हमारा सेटअप होगा, तो अभी इनकम कितना बताऊँ मैं, इनकम बताऊंगा 2 लाख रुपए। ठीक है। विमल हैज acquired a new plant and machinery for his factory for 2 lakh on 31st December 2022. What is the amount of depreciation allowable for the assessment year 23-24? तो अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर 180 डेज से कम यूज हुआ होगा, तो हाफ रेट तो डेप्सन मिलेगा, पर ध्यान देना यहाँ पर एडिशनल डेप्सन भी यहाँ पर मिले, सिंस प्लांट एंड मशीनरी लिया और फैक्ट्री में लिया, तो हम मानेंगे अदर जो भी कंडीशन है वो सब फुलफिल कर रहा है। तो कितना मिलेगा, तो एक तो देखो 2 लाख का जो हमारा आता है यहाँ पर 15%। ठीक है, तो 2 लाख का 15%, बट यहाँ कितना मिल पाएगा बताओ हम लोग को, यहाँ मिल पाएगा उसका हाफ, तो 50% हमें मिलेगा। प्लस फिर इसी 2 लाख का 20%, उसका भी कितना मिलेगा हम लोग को, एडिशनल डिविजन का हाफ ही मिलेगा, सिंस हम लोग नेक्स्ट ईयर हम लोग वहाँ पर ले लेंगे। तो ये कितना आ रहा है, ये 30,000 और इसका 15% ये आ रहा है आई थिंक 15,000, और 20 से का ये 40, और इसका आधा कर दो तो ये 20, 15,000 और यहाँ पर 20,000, तो 35 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। Aman age 54 years, ठीक है, has incurred 1,50,000 for the treatment of specified disease of his dependent brother and get reimbursement from his employer up to rupees 80,000. What is the amount deduction available under 80 DDB for the income tax? एक बात समझो, अगर 80 DDB हम लोगों को अगर डिडक्शन क्लेम करना, वहाँ पे क्या होता है, जो आपने खर्च करा है, ठीक है, 1.5 लाख रुपया, और 40,000 और 1 लाख। ठीक है, तो 40 होता है हमारा नॉर्मल सिटीजन, और सीनियर सिटीजन के लिए कितना है बताओ वहाँ पर 1 लाख। तो यहाँ पर एज 62 है जिसका इलाज हो रहा है, तो यहाँ बताओ क्या होगा, यहाँ पर 1 लाख, विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 लाख रुपए। अब ये तो डिडक्शन है, बट ये इसमें से अभी लेस होगा अगर कुछ आपको क्लेम मिल चुका है या फिर रीइंबर्समेंट कुछ हुआ है। तो यहाँ पे देखो आपको एम्प्लॉयर से 80 आपको मिल चुका है रीइंबर्समेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, यहाँ पर 20,000 रुपया ये डिडक्शन इसको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अश्विन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन 20 सितंबर 22। देखो अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ता है, ठीक है, तो हमें ध्यान में होगा यहाँ पर सेक्शन 61C नहीं लगेगा, मतलब अगर अगर उसको रेसिडेंट अगर बनना है तो सेक्शन 61A ही फॉलो करना पड़ेगा, जो कितना है हमारा 182 डेज और मोर। ठीक है। ही नेवर विजिटेड फॉरेन कंट्री बिफोर लिविंग, मतलब अगर हम लोग बात करें, अगर मान लो रेसिडेंट बन जाता है तो R&OR निकालने के लिए हमें सब कुछ मिल जाए, सिंस यहाँ पर बोलता है कभी इससे बार वो गया नहीं देश से बाहर। ठीक है। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24? अब ये चीज़ देखो आप, ये गया कभी है, ये गया है 20 सितंबर को, तो अप्रैल में 30 दिन रहा होगा, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 20 जिस दिन गया वो भी काउंट होगा, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 150, तो यहीं पे हो गया।
प्लस ये 20 70 और 1 2 3, तो यहाँ पर आ रहा 173 डेज, ठीक है, जो कि हमारा 182 से कम है, तो यहाँ पर नहीं आने वाला। ये कैसे देखो, यहाँ पर ये अप्रैल हो गया, ये मई, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अगर आप देख लो यहाँ पर, तो इससे क्या हो रहा है, हम लोगों का 173 डेज, मतलब ये 182 डेज जब से ये नहीं रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग नॉन रेसिडेंट। ओके। रोहित रोहित earns monthly salary of 1,75,000. What is his tax liability if he has opted for section 115 BSc for assessment year 23-24? अब देखो इसका अगर सैलरी 1,75,000 है पर मंथ, है ना, तो ये कितना होगा 175 इंटू 12, 21 लाख रुपए। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग लेस करते हैं ना, आपको ध्यान में होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का वो नहीं होगा, क्योंकि इसने 115 BSc ले लिया, ठीक है। और देखो हमें ये सॉल्यूशन करना है, वो करना है फाइनेंस एक्ट 22 के हिसाब से। अगर आप 23 देखोगे तो वहाँ पर ना चेंज हो चुका है, वहाँ पर अब ये डिडक्शन 115 BSc में भी मिलता है, बट हमें कैसे सॉल्व करना, हमें सॉल्व करना है फाइनेंस एक्ट 22 के हिसाब से। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 50 से डिडक्ट यहाँ पर नहीं होगा, तो ठीक है। ये 21 लाख का क्या आ गया बताओ, इसका ये आ गया इनकम। मानते हो और कोई इनकम अभी नहीं है, जो कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है। तो अब देखो अगर आप 115 BSc में जाते हो ना, तो वहाँ जो स्लैब है अपना, पहला 2.5 लाख तक नहीं, उसका 2.5 से 5 तक हमारा 5%, फिर 5 से 7.5 तक 10%, ऐसे करते जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पर ना अप टू 15 लाख अगर आप निकालोगे, अगर ठीक है आप निकालना, अप टू 15 लाख जो आता है ना, वो आता है 187,500, इतना आ जाता है, ठीक है। हर बार क्या करना है, 2.5 लाख 2.5 लाख स्लैब में ऐड करना और 5% आप बढ़ाते जाना, ठीक है। तो 15 लाख के ऊपर जो आता है उसमें पूरा कितना है 30%। तो अगर आप देखो 15 लाख के ऊपर यहाँ 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख इंटू 30% आ जाएगा 1,80,000। तो ये 187,500, फिर ये 180, ये आ जाता है 367,500, और इस पर फिर 4% का सेस लगेगा प्लस 4%, ये रहा 382,200। तो ये हमारा कितना 382,200, डन। चलो, Pallavi engaged in manufacturing of tea in India and earns a profit of 12 lakh. What is his agriculture income? What is her agriculture income for the comparison total income? तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर रूल नंबर 8 लगेगा, वहाँ पे कितना है, वो हमारा 60-40 है। और हमेशा क्या ध्यान में रखना कि हमेशा क्या होता है, हमारा जो ज़्यादा वाला पोर्सन होता है वो किसका होता है, वो एग्रो का होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एग्रो इनकम कितना होगा, 60% ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। which of which of the following is not a capital asset under section 2 clause 14 of the income tax act? तो कौन सा कैपिटल एसेट यहाँ पर नहीं है। तो देखो एग्रो लैंड इन अर्बन एरिया तो नहीं है, तो अगर एग्रो लैंड कैसा बताओ, हमारा जो रूरल एरिया में होता है ना, वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ये सही है, बी नंबर, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। और नॉन एग्रो लैंड तो हमेशा कैपिटल एसेट आएगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर टोटली एग्जाम, मतलब ये पूरा पूरा एग्जाम्ड है। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, हाँ इसमें एग्जाम्ड है। तो गवर्नमेंट और लोकल ऑथोरिटी का बात करो तो सारा सर्विस तो एग्जाम्ड इन लोगों का नहीं है। अगर आप देखोगे ना सारा एग्जाम नहीं, जैसे हमारा पोस्ट वाला हो गया, ट्रांसपोर्ट इसमें आएगा, तो वो सब पूरा पूरा एग्जाम तो नहीं है इसमें भी। जीटे का भी पूरा एग्जाम नहीं है, ना इंश्योरेंस कंपनी का। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ए नंबर यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए सही है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कैसा है, प्रोग्रेसिव है कि प्रोग्रेसिव है, तो हम लोग क्या बोलते हैं भैया यहाँ पे ये रिग्रेसिव है। क्यों, देखो हम लोग ऐसा नहीं, प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा टैक्स हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे हमारा इनकम टैक्स में होता है, वो प्रोग्रेसिव है। बट इनडायरेक्ट टैक्स का बात करो, वो प्रोडक्ट पे लगता है और वो सबके लिए सेम है। हम खरीदे, आप खरीदो, अंबानी खरीदे, कोई मतलब नहीं भैया, सबके लिए सेम है, ठीक। ओके। GTA services who is not paid central tax at the 6%, सेंट्रल टैक्स नहीं भरा 6%, मतलब क्या टोटल जो हमारा आता है ना 12% वो। तो देखो इन लोगों के पास ऑप्शन होता है, या तो आप फॉरवर्ड चार्ज में चले जाओ 12% देकर, ठीक है, या अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको फिर रिवर्स चार्ज में आप आ जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नहीं आया है, यहाँ पर अब देखो सेंट्रल टैक्स 6%, मतलब फिर स्टेट टैक्स भी तो होगा, तो 6 6 12 वहाँ हो जाता है। तो ये लोग कहाँ जाएगा बताओ, ये लोग चल जाएगा रिवर्स चार्ज में। इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, क्या यहाँ पर हम लोग आईटीसी ले सकते हो, तो नहीं। अगर आपने फ्री सैंपल में बांटे तो आप उस पर्टिकुलर के लिए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट इन केस ऑफ द पर्सन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स टू टेक फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन कॉम्पोजिशन लेवी? देखो कॉम्पोजिशन लेवी में जाना, अगर आप स्पेशल स्टेट, आपको ध्यान होगा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, ये सब अगर है, उत्तराखंड वगैरह ये सब अगर है, तो भैया आपके लिए कितना है 75 लाख है, ठीक है ना। ओके। Vishal, a practicing CMA, purchased 3 laptop and 25,000 is paid as GST for each in a firm name. Two laptop lies in his office and another laptop is gifted to his sister. अब बताओ, ये तो फिर गिफ्ट कर दिया उसमें, तो ऑफिस मतलब बिजनेस यूज कितना हुआ, दो ही हुआ ना, तो आप यहाँ पर दो के लिए कर सकते हो, आप एलिजिबल हो यहाँ पर एडिशन लेने के लिए, तो 50,000।
फॉर डिटरमाइनिंग द असेसेबल वैल्यू ऑफ द कस्टम ड्यूटी एयर फ्रेट टू बी टेकन, देखो एयर फ्रेट कितना लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे कितना बोलते हैं मैक्सिमम 20%, जो दिया है मैक्सिमम 20%, मतलब जो आपको यहाँ पर दे रखा है, और 20% विच एवर इज लोअर। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होता है कैन बी इम्पोज टू द एक्सटेंट ऑफ, कितना होगा मैक्सिमम होता है मार्जिनल डंपिंग। क्यों यहाँ पे क्या होता है एंटी डंपिंग मतलब क्या बोलते हैं बताओ हम लोग कि अगर मान लो किसी कंट्री से कुछ गुड्स यहाँ पर वहाँ पर एक्सपोर्ट रहा हम लोग यहाँ पे मंगवा रहे हैं, तो क्या करते हैं वो लोग जानबूझ के क्या करते हैं ना, बहुत सारा प्राइस कम करते हैं कि लोकल मार्केट हमारा खराब करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें हम लोग अगर वो डंप करते प्राइस हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं उसके ऊपर, ताकि हमारा लोकल मार्केट सेफ रहे। ठीक है ना, तो यहाँ मार्जिन और डंपिंग तक हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा सारा का सारा एमसीक्यू जो बहुत ही आसान था। अच्छा आपको कहीं भी रीजन वगैरह नहीं देना, बस आपको लिखना है यहाँ पर ये आंसर है। ठीक है ना, चलो अब आ जाओ यहाँ हम लोग बात करेंगे आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन में। देख रहे हैं हमें बताया था 14-14 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर है, बट जरूरी नहीं कि पूरा एक 14 मार्क क्वेश्चन होगा, 7-7 मार्क का 2 क्वेश्चन मिल सकता है जैसे ए बी करके। ठीक है, हमें बताना है यहाँ पर कैसे कैसे का टैक्सेबिलिटी यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आंसर, जोशी डिस्क्लोजेस हिज इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड, देखो ये सब हमारा ना इनकम हुआ, और बता रहा है क्या कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 में बताना है कि इन लोग के हैंड में क्या क्या इनकम होगा। देखो एक चीज अगर आप ध्यान में रखो, अगर आप ये आर एंड ओ आर बट एन ओ आर और लास्ट है हमारा एन आर। देखो अगर इनकम इंडिया में रिसीव हुआ है या इंडिया से इनकम अर्न हुआ मैंने अक्रू हुआ है, तो ऐसे केस में तो भैया सबको टैक्स देना है, आप कुछ भी रहो मतलब नहीं है। मतलब अगर इंडिया से इनकम हुआ है तो सोर्स रूल लग जाएगा हमारा, अक्रू यहाँ पे हुआ तो लग जाएगा, या फिर आपने रिसीव किया इंडिया में तो भी सबको टैक्स लग जाएगा। ठीक है ना, बड़ी चीज समझो, अगर आपका इनकम बाहर हो रहा है, ठीक है, कोई आप बिजनेस सेटअप कर रखे हो जहाँ जहाँ पे इनकम आपको बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर कर रहे हो, लेकिन बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, ना कि बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो ये इन दोनों को टैक्स देना पड़ेगा, इसको नहीं। लेकिन अगर समझो क्या हुआ कि अगर इनकम भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हुआ, एक्रू भी बाहर हुआ, और हमारा बिजनेस कंट्रोल भी बाहर से ही हो रहा है, सब कुछ इंडिया से कुछ नहीं हो रहा, तो भी जो आर एंड ओ आर है उसको देना पड़ेगा। मीन्स आर एंड ओ आर अगर आप एक बार हो जाते हो, आपको ध्यान में होगा सेक्शन 6(1) के तहत या तो ए या सी उसके तहत आप बन जाओ रेसिडेंट, फिर सेक्शन 6(6) का 2 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको बन जाओगे आप आर एंड ओ आर। अगर आप एक बार आर एंड ओ आर बन गए तो आपका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, ध्यान में रखना ये चीज, आप कहीं भी कमाओ आपको इंडिया में उसके लिए टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, यहाँ पर जो ये बंदा है ये किस पे टैक्स देगा, ये जो इंडिया में कमाया उस पे टैक्स देगा, जो इंडिया में रिसीव किया उस पे टैक्स देगा, या फिर कोई बिजनेस बाहर कर रहा है, रिसीव बाहर हुआ लेकिन क्या हुआ इंडिया से कंट्रोल हो रहा था वो बिजनेस, तो इसको देना पड़ेगा। और एनआर या तो इंडिया में रिसीव हुआ इंडिया में अक्रू हुआ तो ही वो टैक्स देने वाला है। ठीक है ना, चलो अब अगर अच्छा अगर किसी को अगर ऐसा ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ डीटी में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अभी सी इंटर का मैंने करा रखा था। ठीक है, क्यू एंड ए मैराथन, और क्वेश्चन लगभग सेम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ना पक्का पक्का देखो, उसमें क्वेश्चन बैंक आपको और चाहिए, मैं क्वेश्चन बैंक में फ्री मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप उसमें गूगल फॉर्म होगा, आप गूगल फॉर्म फिल कर देना, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा सा भी अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर है ना कि क्वेश्चन सर नहीं बना, ये सब कुछ इतना क्वेश्चन सबका सब ना वहाँ पर समझो आपको वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा वो लेक्चर पूरा कर लेने के बाद। ठीक है, तो सारा लेक्चर वहाँ दिया हुआ क्यू एंड ए मैराथन में, आप जाके आराम से उसे देखना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बोलते इंटरेस्ट ऑन, देखो जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड, अब देखो 1/6 जो हुआ रिसीव इन इंडिया हुआ है, रिसीव इन इंडिया है 1/6, टोटल 30,000 था। अब जो 1/6 मतलब कितना बताओ, 5,000 रुपया। अब देखो अगर 5,000 रुपया, 5,000 रुपया अगर इंडिया में रिसीव हुआ वो सबका में टैक्स वाला होगा, लेकिन समझो हम लोग क्या मानते हैं, ये जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड है, रिसीव भी बाकी बाहर हुआ होगा, इनकम भी बाहर हुआ, तो सिर्फ आर एंड ओवर देगा, सबको नहीं देगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर आर एंड ओवर, आर बट एन ओ आर और एन आर, तो पहला अगर 5,000 बोलूँ मैं तो 5,000 पर सभी देगा। ठीक है, बट ये पूरा 30,000 पे देगा टैक्स, मैंने इससे टैक्सेबल इनकम पूरा 30,000 रुपये काउंट होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, अब देखो अब हाउस प्रॉपर्टी बताओ कहाँ पर है, इंडिया में, इनकम अक्रू कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, तो अब ना फर्क नहीं पड़ता आप इस इनकम को रिसीव कहाँ करते हो। ठीक है, तो अगर इनकम है तो ये पूरा का पूरा यहाँ काउंट होगा। अगर देखो यहाँ पर अगर सिर्फ रेंट बोलता ना तो हम लोग को करना पड़ता, आपको ध्यान में होगा एनएबी पे 30%, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली क्या बोलेंगे बताओ हम लोग यहाँ पर, ये इनकम ही देके रखा है तो ले लेंगे। ठीक है, फिर बोलता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका बट रिसीव्ड इन इंडिया, अब देखो अगर एग्रीकल्चर इंडिया में होता है वो एग्जेम्प्ट है, अगर इंडिया के बाहर होता है वो अदर सोर्स में आपका टैक्सेबल होगा, बट यहाँ पर देखो क्या हुआ, रिसीव इंडिया में हो गया ना, अगेन जैसे रिसीव इंडिया में तीनों में टैक्सेबल फिर से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, तीनों में 60,000 रुपया टैक्सेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है हमारा इंडिया से, तो बताओ मैं क्या पता, मैंने अगर बाहर में बिजनेस है कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो पहला दोनों देगा, इसको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर बट कंट्रोल फ्रॉम श्रीलंका, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस कहाँ है, इंडिया के बाहर, रिसीव भी इंडिया के बाहर, अक्रू भी इंडिया के बाहर, कंट्रोल भी इंडिया के बाहर से हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ पहला जो आर एंड ओवर है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं हमारा शंकर है, इसको हम लोग पाले हैं, ये हमारा शंकर है, ये दुनिया में कहीं भी जाकर कमाएगा, हम लोग टैक्स देगा ये, हमेशा मोदी इसको पकड़ लेंगे भैया, टैक्स देंगे जो भी करो। ठीक है। तो सोल्यूशन इसका अगर चाहिए आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये रहा। अच्छा ये 1/6 था तो ये 5,000 होगा, 6,000 नहीं, इसको ठीक कर देता हूँ, फिर ये भी चेंज होगा, ठीक है मैं कर दूंगा इसको, डन ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विमला एम्प्लॉयड एज टेक्निकल कंसल्टेंट इन चहल लिमिटेड कोचिंग फर्निशेस यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 22-23, क्या क्या हुआ देखो, बोलता है क्या, बोला कि बेसिक सैलरी है इसका 1,20,000 पर मंथ, तो ठीक है, इंटू 12, ये तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, बेसिक हमारा। एनुअल कमीशन ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, एनुअल बोनस ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। कैश गिफ्ट मिला है, कैश गिफ्ट पूरा टैक्सेबल होता है, अगर कोई आपको ध्यान होगा, अगर वाउचर वगैरह मिलता है ये सब चीज़ ना, तो क्या होता है उसमें 5,000 देखते हैं, उसके ऊपर हुआ तो टैक्सेबल करते हैं हम लोग, बट कैश गिफ्ट में कोई छूट नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल है सब। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एडेड 15% ऑफ बेसिक सैलरी ईच बाई बोथ ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, देखो जो अगर जो एम्प्लॉय किया उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट जो एम्प्लॉयर किया ना उसमें क्या हम लोग बोलते हैं 12% मैक्सिमम ये कर सकता है, उसके ऊपर हुआ तो वो टैक्सेबल पार्ट माना जाएगा। तो वहाँ होता है क्या, बेसिक प्लस डी एन टर्न्स प्लस कमीशन 6% ऑन टर्नओवर, बट यहाँ पर सिर्फ बेसिक ही है और तो कुछ यहाँ पर है भी नहीं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 12% करना था और किया कितना है 15, तो जो एक्सेस आ रहा 3% ऑफ बेसिक यहाँ पर निकालना 1,20,000 इंटू 12 जो भी आएगा यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा टैक्सेबिलिटी। ठीक है, इसके लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एंड रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर कितना होगा 30,000 रुपये पर मंथ, तो अब देखो यहाँ पर रेंट फ्री अकोमोडेशन, और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग हायर्ड है, मतलब ओन्ड नहीं है बाय द एम्प्लॉयर, तो हायर्ड में क्या होता है हमारा, रेंट पेड 30,000 पर मंथ इंटू 12 और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, लेकिन जब सैलरी आप लोगों को ध्यान में रखना, आपको पीएफ वाला पार्ट कंसिडर नहीं करना, और ये कैश गिफ्ट भी हम लोग पर पीरियड में ही काउंट करते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ इन तीनों का ही आप लेना। वास्तव में क्या क्या उसमें आता है, बेसिक प्लस डीए इंटर्न्स प्लस कमीशन, मतलब अलाउंस जितना भी टैक्स सब कुछ लेते हैं हम लोग, सारा सारा वहाँ आता है, बट वहाँ पर ध्यान रखना कोई पर पीरियड वहाँ पे काउंट नहीं होता है। एंड अगर आपने पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी कर रखा है, वो अगर मतलब एम्प्लॉयर ने आपके, और वहाँ पर कुछ टैक्सेबिलिटी आता है, तो वो भी यहाँ पर काउंट नहीं होगा। सोल्यूशन आपको चाहिए तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हो, 2 का बी ना, ये रहा 2 का बी। ठीक है, अब एक बार इसको देखना, समझ में आपको आ जाएगा। चलो बढ़ते जिंदगी हम लोग और आगे, बोला पाटिल ओन्स टू हाउस प्रॉपर्टीज इन मुंबई, ही सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इनटू द फाइनेंशियल ईयर 22-23, क्या क्या हुआ है, तो हाउस वन, ठीक है, हाउस वन यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि हाउस वन क्या हमारा ये लेट आउट किया हुआ है, ये एनुअल रेंट यहाँ पर है, और यहाँ देखो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये लेट आउट प्रॉपर्टी और ये हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, बढ़ते आगे। तो म्यूनसिपल वैल्यू हमारा यहाँ पे 7.5 है, फेयर रेंट इतना और स्टैंडर्ड रेंट, तो हम लोग जीएबी जब निकालते हैं, हमारा देखो स्टेप क्या है, पहले निकालेंगे जीएबी, फिर माइनस करेंगे हम लोग अपना लोकल टैक्सेस जो पेड हुआ है, जो पेड नहीं हुआ वो काउंट हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो भी एनएबी आता है उस पर 24A में 30% डिडक्शन लेते हैं हम लोग, एंड साथ ही साथ उसके बाद हमारा इंटरेस्ट लोन का डिडक्शन हम लोग लेते हैं, बट वो इंटरेस्ट लोन जो होता है वो एक्रूअल बेस पे हमारा डिडक्शन हम लोग को मिल जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, म्यूनसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट, तो यहाँ पर पहले आर ई आर दिखना पड़ेगा हम लोग को जीएबी के लिए, तो आर ई आर क्या होता है, हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, तो यहाँ पर ये 8.5 आ रहा है, बट यहाँ पर एस आर कितना आपका 8 लाख है, तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर आपका एस आर आ गया 8 लाख, तो आर ई आर दिख गया हम लोग को ये आर ई आर। अब आपका एनुअल रेंट एक्चुअल रेंट निकालेंगे हम लोग, तो देखो एनुअल रेंट तो है 9 लाख रुपया ये साल का, बट मैं देखता हूँ कुछ अनरियलाइज जाएगा तो बोलता है यहाँ पर अनरियलाइज रेंट है प्रॉपर्टी के लिए 75,000, बट समझो अगर अनरियलाइज रेंट अगर आपको लेस करना है, आपको क्लेम अगर करना है, तो आपको रूल 4 का सारा कंडीशन आपको वहां पर फॉलो करना पड़ेगा, अप्लाई होता है वहां पर। तो हाउएवर नो स्टेप्स आर टेकन टू मेक द डिफॉल्टिंग टेनेंट वेकेट द हाउस, मतलब क्या समझो यहाँ पर आपने कोई स्टेप ऐसा लिया ही नहीं ताकि आप क्या कर रहे हो वहां पर उसको प्रॉपर्टी को खा लिया, सोचो आपको कोई रेंट नहीं पे कर रहा, आप छोड़ दे रहे हो ऐसे ही, तो मतलब इसका मतलब कुछ धांधली है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, आपने रूल पूरा कंडीशन यहाँ पर अपने फुलफिल नहीं किया, तो आपको ये 75% डिडक्शन करना आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल रेंट जो हम लोग लेते हैं ये पूरा 9 लाख हम लोग ले लेंगे, तो इन दोनों का हायर हम लोग को आगे चाहिए भी। ठीक है। अब ये भी से हमारा टैक्सेस लेस होगा, तो 75,000 और देखते हैं पेड किया कि नहीं, तो बोलते हैं कि हाफ ऑफ द म्यूनिसिपल टैक्स इज नॉट येट पेड, तो हाफ पे, ठीक है, हाफ हुआ ना, जितना हुआ उतना लेस हम लोग कर देंगे,
37,500। अब जो भी आएगा उस पर 24A हमारा 30% NAV पे, एंड जो इंटरेस्ट हम बोरोड कैपिटल 60,000 है, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे 24B, तो आ जाएगा हमारा हाउस वन का इनकम। अब देखो हाउस टू में नॉर्मली क्या होता है, एक चीज समझो, हाउस टू में नॉर्मली क्या होता है, एनएबी तो हमारा नील हो गया, अगर एनएबी नील है 24A तो कुछ होगा नहीं। अब जो भी होता है 24B और तो कुछ होता ही नहीं है, और तो कुछ होता ही नहीं ना, यहाँ पे लॉस ही आ सकता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे क्या दिया, ध्यान से देखो, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 से। समझो अगर आपने 115 ले लिया ना, तो फिर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के प्रति आप ना 24B आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया आपका जीरो, तो यहाँ पर सेल्फ का कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, एंड ये जो आएगा आपका यहाँ पर इनकम दिख जाएगा। सॉल्यूशन चाहिए आपको, अगर सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाए, कितना था ये, 3 का ये था ना, यस 3 का है, तो 3 का ये रहा, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। नॉट अलाउड सिंस ऑप्टेड फॉर वर्ड, देखो 115 BSc, तो इसको नहीं मिलेगा कुछ भी यहाँ पर, ठीक है ना। चलो जिंदगी में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 का बी, Sweta is engaged in the business of selling household appliances. The profit and loss account for the year ended 31st March 23 shows a net profit of 364 after debiting or catering to the following। मतलब ये सब कुछ करने के बाद इन लोगों का प्रॉफिट कितना आ रहा, 364। अब देखो यहाँ पे स्टेशनरी बिल यहाँ पे इन्होंने पेड किया है, जो कि 25,000 रुपये पेड किया, दैट टू इन कैश। समझो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारा सेक्शन है 48(3), वो क्या बोलता है, अगर आपने 10,000 से ऊपर पेमेंट किया तो आपको कैश में नहीं करना चाहिए, अकाउंट पे चाहिए, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर ECS, या फिर हम लोग का कोई भी अगर अदर प्रेस्क्राइब मोड है, जो कि रूल नंबर 6 ABBA में बताया हुआ है, NEFT कर लो, गूगल पे, मतलब जो भी नेट बैंकिंग के थ्रू कर लो, ऑनलाइन पेमेंट कर लो, यहाँ पर ये सब अलाउड नहीं होगा कैश में करना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिसअलाउड है। तो डिसअलाउड समझो कि यहाँ मतलब क्या, खर्चा अलाउड नहीं करेंगे, मतलब समझो अगर यहाँ पर खर्चा अलाउड नहीं करने देंगे तो प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, है ना, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग एड बैक कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, दैट्स वाई, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर स्कीम हम लोग मानते हैं क्या, अगर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किया है तो ये हम लोग अलाउड करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग GST यहाँ पर 43 भी लग जाता है, आउटस्टैंडिंग आपका अगर कोई टैक्सेस वगैरह आप अगर पेमेंट नहीं करते हो टिल रिटर्न फाइलिंग डेट, हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, ये अलाउ इस साल नहीं होगा, फिर जिस साल आप पेमेंट करोगे उस साल में आपको अलग होगा, तो ठीक है, इसको भी हम लोग को एड बैक करना पड़ेगा। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश बता कैसे, ठीक है, बिजनेस में लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इग्नोर करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसे इग्नोर करेंगे हम लोग, ये किया ऑलरेडी एडजस्ट। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 1,50,000 विदाउट डिडक्टिंग TDS। समझो अगर आप TDS डिडक्ट नहीं करते हो तो यहाँ देखो, यहाँ पे 194C लग रहा था, क्योंकि आपका जो पेमेंट है यहाँ पर 30,000 से ऊपर हो चुका था सिंगल पेमेंट, ठीक है, और अगर साल में देखो तो वो 1,00,000 रुपया, तो जो भी है यहाँ पर हम लोग को अलाउ नहीं करेंगे, इसमें 30% डिसअलाउ अभी हो जाएगा, और जो 45,000 यहाँ पर आएगा, और वो फिर कब अलाउ होगा, जिस साल आप टैक्स डिपोजिट करवा दोगे, ठीक है, ओके। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 20% 60,000। अभी चीज समझो, हम लोग को मिलता है कितना, प्लांट एंड मशीनरी मिलता है हम लोग को 15%, यहाँ पे ये किया कितना है, 60,000, जो 20% है, तो अगर 60,000 20% है तो 15 कितना होगा, आई थिंक 45,000 है क्या, यस, तो यहाँ 40 आप आना चाहिए, तो 15 एक्सेस किया हुआ, तो 15 डिजल, या तो फिर ऐसे करते हम लोग, ऐड करते हैं पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट, फिर लेस करते हैं डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, ठीक है ना, ओके। रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी विच इज क्लीन विद डिडक्शन, देखो यहाँ पर अगर आप कोई भी तरह का इंडिया टैक्स अगर रिफंड आता है तो वो आपका इनकम काउंट होगा, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम लोग कुछ नहीं करना, सिंस यहाँ पे क्या बोला है, डेबिट और क्रेडिट किया हुआ है सब चीज़, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये वाला इग्नोर करना है। बट समझो अगर मान लो इनकम टैक्स रिफंड आता है, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस भी नहीं माना जाता है, तो उसका जब रिफंड आएगा ना तो उसको हम लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर इंडायरेक्ट टैक्स अगर आपको रिफंड अगर मिल गया तो वो आपको इनकम में लेना पड़ेगा, ठीक है ना, डन। ये भी सोल्यूशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मिल जाएगा आपको, सही का भी। ये एक बहुत ही अच्छा सम है, ध्यान समझना, ठीक है, ये सम देख के लगेगा एकदम हलवा सम है, ठीक है, एकदम आसानी से कर लेंगे, बट ना भयानक फंसोगे, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे और गलती कर दोगे, ठीक है, तो ध्यान समझना यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, और इस सम को पक्का सॉल्व करना खुद से एक बार, ठीक है, देखो ध्यान से। अब अच्छा तो ये पता क्या होगा, आप यहीं पे पॉज करो, एक बार खुद से पढ़ देखो क्या लग रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं गलती करोगे मुझे पता है, यहाँ पर आप पॉज करो और फिर आप सोचो, एक बार रफ में करो और फिर इसको देखो आप वीडियो को, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सुनील ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग इन कोलकाता विच इज एक्वायर्ड फॉर 4 लाख ड्यूरिंग द ईयर 1996-7। ओके, इट्स फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दिस डेट, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या ले लेंगे बताओ, अगर ये बिका तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे हम लोग, जो हमारा एक्विजिशन कॉस्ट था, और FMV एज ऑन 1/4 विच एवर इज हायर। हाँ पर ध्यान रखिए HDB से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो बट यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं HDB के बारे में, तो इग्नोर करो उसको, ठीक है, तो 16 लाख हम लोग कॉस्ट एक्विजिशन इसका मान लेंगे। ही सोल्ड इट फॉर 320 लाख ऑन 31 दिसंबर 22, हमारा 22-23 में ये सेल हुआ है, ठीक है, जिस दिन HDB कितना 360 है। अब देखो अगर आपका
50C लग रहा है। 50C क्या बोलता है, आपका कंसिडरेशन का 110% से भी ज़्यादा है क्या, आपका बताओ एचडीबी अगर, तो एचडीबी को क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पर अभी, कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो 320 लाख, उसका 110% कितना होता है, 32 ऐड कर दो, 352, और ये है कितना, ये 360 है। मतलब क्या ले लेंगे बताओ हम लोग का, हमारा एफ बी ओ से अगर बोलो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये आ जाएगा 360 लाख। ठीक है, ओके। ही पेड 3% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एज ब्रोकरेज, उसने ब्रोकरेज पे करा है, तो लेस करेंगे हम लोग कमीशन, यहाँ पर कमीशन ब्रोकरेज, तो कितना, 360 का 3% मत लेना, ध्यान में रहे यहाँ पर, ये हमारा फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा 50C ऐसा बता रखा है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से ना, तो जो जितना में आपने सेल कर रखा है ना, उतना भी कमीशन जाता है। तो 320 का 3%, ये आएगा आई थिंक 9.6। यस, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं नेट कंसिडरेशन। अब हम लोग क्या हटाना बताओ, यहाँ पर हम लोग को हटाना है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट कुछ यहाँ पर हम लोग नहीं देख रहे, छोड़ दो इसको। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा, 16 लाख रुपया, और ये लॉन्ग टर्म है तो हम लोग को इंडेक्स भी करना पड़ेगा, और 2001-2 का तो ये हमारा 100 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो सेल हुआ जिस साल वहाँ पे कितना 331 है, तो ये जो आएगा आपको निकाल लेना है आप। अब जो यहाँ पे कैपिटल गेन आया एल टी सी जी, अब समझो यहाँ से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, कुछ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो क्या बोलना है अपन, ये एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन दिल्ली फॉर 120 लाख ऑन 1 April 2023। देखो अब ध्यान में आपको क्या आएगा कि सर इसने रेसिडेंशियल बिल्डिंग इसने अभी परचेज करा, तो आपको ध्यान में आ जाएगा सर सेक्शन 54। बट एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पर, सेक्शन 54 तब लगता है जब आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप सेल कर कर आप क्या परचेज करते हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। बट यहाँ देखो इसने सेल जो किया ना, वो रेसिडेंशियल नहीं था, वो देखो क्या था, वो था कमर्शियल। तो यहाँ 54 तो नहीं लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका 54F। और 54F का डिडक्शन निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो क्या बोलता है कि आपने नेट सेल कंसिडरेशन का जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है ना, उसके प्रोपोर्शन में हम लोग आपको डिडक्शन देंगे। बट 54 क्या बोलता था, हमारा जो भी हमारा एल है और हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, घर पे या फिर CGS स्कीम लगा तो उस पर मिलाकर विच वाई लोअर, तो हम लोग बोलते थे यहाँ पर। बट देखो तरीका दोनों अलग है ना यहाँ पर, तो यहाँ फंस सकते हो आप। तो ध्यान देना यहाँ पर कि अगर कमर्शियल बिल्डिंग यहाँ सेल किया ना, तो 54 नहीं लगेगा, 54 यहाँ पर F लगने वाला है। तो सोल्यूशन इसका भी यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ सब निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते जिंदगी में लोग और आगे। 4B, 4B देखो यहाँ पर क्या है अपन, बोस हैज द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर एंडिंग इतना 31 मार्च 23, बट 10% ऑफ 1 लाख टैक्स फ्री सिक्योरिटीज ऑफ एक्ट लिमिटेड परचेज बिफोर डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ इंडेक्स को ड्यू डेट ऑफ इंडेक्स से पहले हमने परचेज करा है, तो ठीक है। बट यहाँ पर क्या जो टैक्स फ्री सिक्योरिटीज है, मतलब इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो हम लोग का टैक्सेबल ही नहीं होगा, तो ठीक है, ये तो ऐसे भी नहीं लोगे इसका इनकम। 12% 1,50,000 लेस टैक्स सिक्योरिटीज ऑफ ऑल लिमिटेड, बट ये देखो क्या हुआ, ये बिफोर ड्यू डेट ही हमने किसी को सेल कर दिया। आप एक चीज समझो, ये टैक्सेबल था, कम टैक्स लगेगा बट टैक्सेबल था। बट यहाँ समझो क्या होगा, हमने किसी को बेच दिया है ड्यू डेट के ऊपर, तो इंटरेस्ट हमें मिला ही नहीं होगा, तो छोड़ दो, ये भी हमारे लिए नहीं लोगे। इंटरेस्ट फ्रॉम अनलिस्टेड बॉन्ड ऑफ लिमिटेड नेट हुआ यहाँ पर 18,000, नेट मतलब हम लोग क्या मानते हैं, TDS डिडक्ट किया होगा 10%, ठीक है, 193 में। तो यहाँ पर ये जो 18,000 दे के रखा है ना, ये कैसा है बताओ, ये हमारा ऐसे निकालना पड़ेगा हम लोग को, 20,000 रुपये आ जाएगा। साथ ही साथ इंटरेस्ट फ्रॉम लिस्टेड बॉन्ड ये भी नेट करके दे रखा, मतलब यहाँ भी 90% होता है, ये 15,000 हो जाएगा। फैमिली पेंशन देखो 42,000 है, अगर देखो फैमिली पेंशन मिलता है तो हमें ध्यान में होगा 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 42 का 1/3 कितना होगा, 14,000 रुपया, और 15,000 विच एवर इज लोअर, तो हम लोग 14,000 डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो 42 माइनस 14 ये कितना आएगा, 28,000। कैश गिफ्ट फ्रॉम द फ्रेंड्स, तो ठीक है, 50,000 को ऊपर नहीं है तो टैक्सेबल ये भी नहीं होगा, अगर 50 से ऊपर हो तो टैक्सेबल ये होता, ठीक है। बैंक कमीशन 2% ऑन इंटरेस्ट रियलाइज, जितना भी इंटरेस्ट आपको रियलाइज हुआ, देखो रियलाइज यहाँ पर हमें क्या सेंस बनता है कि जो इनकम होनी रियलाइज रियलाइज जो रियलाइज आपको हुआ है यहाँ पे 18,000 रुपया जो आपको हाथ में आया है, ठीक है ना, यहाँ पे 13,500 तो 31,500, ठीक है, उसका 2%। बड़ी चीज समझो यहाँ पर कहाँ आप फंस सकते हो, देखो इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही नहीं मिला हम लोग को, इंटरेस्ट हम लोग को एक और मिला, भले टैक्सेबल नहीं था। अगर आपको ध्यान में होगा, भले ये इंटरेस्ट जो है ये टैक्सेबल नहीं था, बट मिला तो आपको है ना, ये मिला तो आपको है, कितना मिला होगा आपको, 10,000 रुपया आपको मिला होगा, ठीक है। अब आपको मन में आएगा सर इसके ऊपर भी तो 2% लगेगा, हाँ आपको मन में आ सकता है 2% इसके मन में भी इसके ऊपर भी लगेगा 2%, कितना आता है यहाँ पर, 200 रुपया।
तो क्या इसको कंसिडर करना है एक्सपेंस में? समझो, अगर कोई भी तरह का इनकम अगर एग्जेम्प्ट है, उसका खर्च नहीं लेते हम लोग। अगर उसका खर्च लेंगे फालतू का लॉस आ जाएगा वो तो। आप समझ लो, अगर एक इनकम एग्जेम्प्ट है, उसका एक्सपेंस भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे तो फिर वो लॉस देगा, वो इनकम टैक्स नहीं करने देगा अपने को फालतू का। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो खर्चा भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर खर्च में सिर्फ और सिर्फ आपको 630 मिलेगा। तो अगेन इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर एकदम बढ़िया से किया हुआ है, तो यहाँ देख लेना आप। ठीक है, चलो बढ़ते जिंदगी में लोग और भी आगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, पांड्या सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर 22-23। बोला इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन सलीम कितना है यहाँ पर, 60,000 रुपया। ठीक है, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन कोयम्बतूर 2,80,000। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ बताओ, यहाँ पर सेटअप तो हो जाएगा, बट अभी भी देखो 2,20,000 का इन लोगों के पास अभी भी लॉस है। अब देखो हाउस प्रॉपर्टी में खुद में जितना खेल लो चलेगा, लेकिन बाहर कितना होगा बताओ, बाहर में मैक्सिमम 2 लाख ही आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अब प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल बिजनेस इन चेन्नई 3.5 लाख, अगर इसके पास रह गया पैसा तो ये सेटअप कर सकता है मैक्स टू मैक्स कितना बताओ, 2 लाख का सेटअप ये कर सकता है। दिखते पैसा है कि नहीं इसका पूरा, इसे बस मतलब लॉस फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। देखो क्या होता है, अगर हमारे पास स्पेकुलेशन का लॉस अगर होता है तो आप सिर्फ उस स्पेकुलेटिव बिजनेस ही सेटअप कर सकते हो उसी का प्रॉफिट से। बट ध्यान दो यहाँ पर डेरिवेटिव जो होता है ना, डेरिवेटिव आपका स्पेकुलेशन में नहीं आता है। समझ में आएगा, डेरिवेटिव आपका स्पेकुलेशन में आपका वो नहीं आता है, तो ये आपको नॉर्मल बिजनेस ही माना जाएगा, आप आराम से सेटअप इससे आप कर सकते हो। बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द होलसेल बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ देखो 60 और 50 कितना हो गया, 1,10। 1,10 अगर सेटअप करोगे आप 3,50,000 से ना, तो कितना होगा यहाँ पर, अभी भी 2,40,000 बचा हुआ है। तो अब ये 2 लाख का सेटअप इसको भी आप कर लो, और 40,000 का इसका जो लॉस है, ठीक है, सॉरी ये प्रॉफिट ये दिख जाएगा, और ये 20,000 का इसका जो लॉस है, ये 20,000 आपको क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, चलो डन। और क्या दिया यहाँ पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब देखो जो कैपिटल लॉस अगर होता है ना, तो अगर मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, वो शॉर्ट टर्म से सेटअप हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का लॉस हुआ वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा। बट ये लोग जो भी करेगा अपने फैमिली में करेगा, इन लोगों का अपना एक फैमिली उसी में करेगा, इन लोग बाहर नहीं जाता। तो यहाँ तो क्या होगा, यहाँ पर ये सेटअप तो हो जाएगा 75, लेकिन अभी भी 50,000 का लॉस देखो बच जा रहा है शॉर्ट टर्म में, तो अब ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। ऐसा नहीं करना कि बाकी 50 जो यहाँ 40 बचा हुआ सेटअप करते उससे हम लोग, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अगर कैपिटल गेन का अगर लॉस हुआ तो कैपिटल गेन ही में ही उसका सेटअप होगा। हाँ बट इसी ध्यान मेरा, अगर कैपिटल गेन में कहीं प्रॉफिट बचा हुआ, मान लो कैपिटल गेन में प्रॉफिट बचा हुआ अगर 2 लाख रुपया, और किसी और में लॉस है, लाइक पीजीपी में लॉस है, वो सेटअप कर देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना लॉस दूसरे के संगे नहीं बांटता है, वो खुददार आदमी है, समझ आ रहा हो? चलो नेक्स्ट, Thus, a resident individual age 62 furnish the following particulars for the of the income 22-23। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट किया हुआ ऑलरेडी, तो हमें और भी लिखा है डिडक्शन वगैरह, ये 4 लाख पूरा करके दिया अपन। हाउस प्रॉपर्टी भी कंप्यूट करके दिया अपन। बिजनेस लॉस देखो कितना हो गया यहाँ पे 15,000 है। अब एक चीज समझो, 15,000 का बिजनेस लॉस सेटअप किससे करें, सैलरी से कर लेते हैं या फिर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी से कर लेते हैं। बट आप सैलरी से बिजनेस लॉस सेटअप आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। तो ठीक है हम लोग इससे कर लेते हैं ना, यहाँ तो अलाउड है, हाँ यहाँ अलाउड है, यहाँ आप कर लो। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम वेंडिंग कंपनी ठीक है, टैक्सेबल है। रिसिप्ट फ्रॉम हॉर्सेस, देखो अगर रिसिप्ट दे रखा हॉर्सेस, ये विनिंग नहीं है, हम लोग को इनकम में विनिंग दिखाना पड़ता है। और रिसिप्ट दिया मतलब क्या, यहाँ पर 194 बीबी, वहाँ पे 30% का टीडीएस इसका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा। मतलब जो ये अमाउंट आपको दिख रहा है 28, ये कितना है, ये 70% है। तो ठीक है एक काम करो, 28,000 डिवाइड बाई 70%, ये कितना होता है, ये आपका आ जाएगा 40,000, ये हो गया आपका इनकम। ठीक है, ये आ गया आपका इनकम। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि इन लोगों ने क्या किया, ही मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स, क्या क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन इज ओन लाइफ सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपया, मैक्सिमम 10% तक का प्रीमियम भर सकते हो। कि इसने 1,12 के बाद लिया, देखिए तो 15,000 पेड, 1,500 रुपया पेडिंग कैश, तो 1,500 रुपया दिया कैश में, दिया कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो कैश में, कोई हर्ज नहीं है। तो 1,500 रुपया आप यहाँ पर आराम से क्लेम आप कर सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा कितना, हेल्प स्पाउस का 30,000, अगर सीनियर सिटीजन हुआ तो 50 तक अलाउड है, वरना 25 तक है, तो आई थिंक यहाँ सीनियर सिटीजन ही था। यस, तो ये क्या हो जाएगा पता है यहाँ पर, ये पूरा पूरा 30, ये 80D में क्लेम कर सकता है। ठीक है, एक्सपेंस हुआ हॉर्स से, देखो अगर कोई कैजुअल इनकम आपको होता है, कोई तरह का एक्सपेंस वहाँ पे अलाउ नहीं करते हम लोग, वो विनिंग पे टैक्सेबल है, इनकम पे टैक्स नहीं। अगर ध्यान दोगे ना वहाँ पर, आप वहाँ पे देखना विनिंग पे टैक्स है, इनकम पे नहीं, तो ये अपन कर देंगे इग्नोर। योर रिकॉर्ड कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड उसका फिर टैक्स पेबल भी हम लोग निकाल लेंगे। अगर वो 115 BS में नहीं जा रहा तो यहाँ पे निकाला हुआ है, आप आराम से इसको आप चेक कर सकते हो। कितना नंबर है ये, 5 का बी, जाओ 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 मेरे साथ, 5 का बी ये रहा। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह से निकाला हुआ है इंक्लूडिंग टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, सब कुछ यहाँ किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है ना, चलो अब बाकी जो यहाँ पर थ्योरी है ना, ये पढ़ सकते हो, कुछ सही है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे।
यहाँ आ जाओ। मिस्टर राव ऑफ तेलंगाना provides you the following information for the financial year 21-22. You are required to find out the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition levy scheme and determine the whether he is eligible for composition levy or not। ठीक है, हम लोग बताना है composition levy के लिए एलिजिबल है कि नहीं। हम्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका लिमिट कितना है, तो यहाँ पे तेलंगाना में है तो यहाँ पे लिमिट है आपका, यहाँ पे बताओ कितना, 150 लाख। अगर 150 लाख तक अगर है तो आप वहाँ पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो बोलते हैं बताओ यहाँ कितना। देखो, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड इंटरेस्ट, एक बात समझो, अगर कोई इंटरेस्ट सप्लाई करता है ड्यूरिंग द ईयर तो वो लोग कॉम्पोजिशन लेवी में नहीं आ सकता। बट अगर आप लास्ट ईयर किए हो कोई दिक्कत नहीं, इस साल आप मत करना, आप जिस साल आपको कॉम्पोजिशन लेवी लेना है, क्योंकि आपका जो लिमिट चेक किया था ना, ये देखा था आपका प्रीसीडिंग ईयर का, ठीक है। तो जब लिमिट चेक होगा ना, सारा सप्लाई लेंगे, मतलब एग्जाम भी काउंट होगा, टैक्सेबल भी होगा, नॉट टैक्सेबल, सब कुछ काउंट लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड इंटर सप्लाई कितना, 30 लाख है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड इंटरेस्ट ये भी काउंट होगा, 100 लाख ये अभी तक हो ही चुका है यहाँ तक। वैल्यू ऑफ एग्जाम भी काउंट होगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस, ठीक है, 125 अभी तक हो चुका है। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई बाय सर्विस बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड वन, देखो ये होता है एग्जेम्प्ट, ठीक है, तो काउंट तो ये भी होना चाहिए। बट ना यहाँ पे स्पेशली बोला हुआ है कि जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस है ना, ये सब ये आपका काउंट नहीं होगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन टर्नओवर फॉर चेकिंग व्हाट एलिजिबिलिटी लिमिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। यहाँ पर नहीं देते हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चलो इसको इग्नोर कर देंगे हम लोग। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट यस ये भी काउंट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम, देखो ये नहीं आएगा। समझो अगर हम लोगों को चेक करना है लिमिट, अगर तो इसी ध्यान रखना, आरसीएम का जो सर्विसेज है वो आएगा, हाँ आएगा, लेकिन इनवर्ड वाला नहीं, आउटवर्ड। अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो वो आता आरसीएम में, वो काउंट होगा। लेकिन अगर आप इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो वो आरसीएम में वो काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना है बताओ, यहाँ पर ये 20 लाख ये भी काउंट हो जाएगा, तो कितना हो रहा है 20 ऐड करके भी ये हो रहा है 145। तो क्या ये एलिजिबल है, हाँ तो ये एलिजिबल है, यहाँ पर ऑप्ट ये कर सकता है अगर चाहे तो। हाँ, बट ध्यान में रहे क्या कि ये अब इनवर्ड्स ये मतलब आउटवर्ड सप्लाई नहीं करेगा आरसीएम में, ध्यान में रहे ये। दूसरा चीज क्या, दूसरा ये अब आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कैसे बताओ, आउटवर्ड टैक्सेबल कैसे सप्लाई बताओ, इंट्रा स्टेट, सॉरी इंटर स्टेट, ये अब इंटर स्टेट अब ये नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसने लास्ट ईयर किया, लास्ट ईयर कोई दिक्कत नहीं हमें, इस साल अब नहीं करेगा, ये ध्यान में रहे, इंटर स्टेट नहीं करेगा। ओके, कैसे परचेज कर सकता है, हाँ परचेज करो, इन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, आउटवर्ड नहीं कर सकता। बोलता है कि कन्ना लिमिटेड हैदराबाद रजिस्टर्ड सप्लायर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ इतना, ठीक है। बोलता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में बताया। तो लिस्ट प्राइस है कितना, ऐसा बताओ 10 लाख है, लिस्ट प्राइस यहाँ पर 10 लाख है। बोलता आइटम्स एडजस्टेड इन स्पेस में एडजस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना। बोला सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, देखो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी मिलता है हम लोग एडजस्ट करते, कोई दिक्कत नहीं, लेस कर देंगे हम लोग। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा किसी और से मिलेगा ना, उसको हम लोग डिडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब वो वहाँ पर ऐड होगा, इसमें काउंट होगा। तो ऑलरेडी देखो बोलता है कि सब्सिडी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बताओ क्या ये गवर्नमेंट है तो नहीं, यहाँ पे हम लोग को ये एड बैक करना पड़ेगा। डिस्काउंट लिया कोई दिक्कत नहीं, अगर बिल में डिस्काउंट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर पोस्ट सप्लाई भी डिस्काउंट है वो भी आता अगर ऑलरेडी हम लोग का अग्रीमेंट रहा पहले से इसके लिए तो, ठीक है। आइटम्स नॉट एडजस्टेड, ये एडजस्ट नहीं किया होगा क्या, लोकल टैक्सेस यस ऐड होगा, पैकिंग चार्ज भी ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है ये भी ऐड होगा, ये तीनों ही यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। सर टैक्सेस आता है, ये टैक्सेस आता है बट अदर देन जीएसटी, बाकी टैक्स आपका यहाँ पर काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कंप्यूट करो नेट जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 23, आपको नेट जीएसटी पेबल निकालना है मार्च 23। एक चीज समझ लो, आपके पास अगर आईटीसी पड़ा हुआ है, देखो कैसे क्या सेटअप हमारा होता है, अगर आईजीएसटी का है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना मतलब आईजीएसटी का लायबिलिटी सेटअप करेगा, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी ऑर्डर में कर ले उसका मन, मतलब एसएससी का मन किसी वाटर में कर ले। लेकिन एक बार आईजीएसटी का पूरा क्रेडिट खत्म होगा तो ही बाकी सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट हम लोग यूज कर सकते हैं, पहले तो ये। फिर उसके बाद सीजीएसटी करेगा, सीजीएसटी अपना खुद का सेटअप करेगा एंड देन बच गया तो आईजीएसटी का भी कर सकता है, बट वो एसजीएसटी का नहीं करेगा। एसजीएसटी भी सेम ऑर्डर में क्या करेगा, एसजीएसटी अपना करेगा, फिर उसके बाद अगर बचा तो आईजीएसटी कर सकता है, बट वो सीजीएसटी का वो नहीं कर सकता। और एसजीएसटी का जो रूल है वही हमारा यूटीजीएसटी के लिए भी है, ठीक है ना। चलो तो देखो बोलते हैं कि आउटपुट जीएसटी कितना पड़ा हुआ है, 24,000 पड़ा हुआ है जीएसटी का, 15 इसका और 2 इसका, बट यहाँ पर देखो 37 का सपोज आईटीसी है। सबसे पहले ये अपना लायबिलिटी खत्म करेगा, अब दो बचा कितना 13,000। अब 13,000 में ये इसका करे या ऐसा करे, अब इसका मन, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिसका करना है कर लो। हाँ आप चाहो तो इसका 2 कर लो और इसका 11 कर लो, आपका इच्छा, आप किसी का भी कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक चलो देखो ध्यान से, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो
फाइंड आउट द एसेसिबल वैल्यू एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल कस्टम ड्यूटी। हम लोग को निकालना पड़े एसेसिबल वैल्यू और फिर बताना हम लोग क्या बताओ यहाँ पर कितना टोटल कस्टम ड्यूटी आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड मशीन, इंपोर्ट किया मशीन कितना $20,000 का, तो ये तो आएगा हमारा। एक्सपेंस अप टू द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन ये भी काउंट होगा, तो अभी तक $20,200 हमारा हो चुका है। ठीक है। बाइंग कमीशन, देखो बाइंग कमीशन हम लोग नहीं लेते हैं, बाइंग कमीशन यहाँ पर नहीं आता है। डिजाइनिंग चार्जेस अगर है वो डिजाइन चार्जेस यहाँ पर काउंट होता है, बट वो इंडिया में नहीं, वनडे के बाहर लगा अगर उस समय तो लगेगा, तो यहाँ पर ये भी काउंट नहीं होगा। मटेरियल सप्लाई किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो अगर मटेरियल सप्लाई करता है अगर मान लो इंपोर्टर, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर रिड्यूस कॉस्ट पे, तो जो एक्सेस प्राइस है मतलब जो इतना कम वाला है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो 2 लाख रुपए यहाँ पर भी आएगा, पहले इसको पहले हम लोग रुपये में कन्वर्ट करेंगे। वेट, सीबीआईसी हैड नोटिफाइड एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर कितना हम लोग का इक्वल टू 78 और इंटर बैंक का रेट है 17 है, रेट है 17 है। आप कौन सा लोगे? आपको ध्यान दे हमेशा इसके लिए आपको क्या लेना है, सीबीआईसी का रेट लेना है। तो यहाँ $20,200 इंटू 78 जो भी आएगा, प्लस प्लस कितना हमारा 2 लाख का ये मटेरियल वाला, ये जो भी आएगा अब इसको हम लोग बोलेंगे फ्री ऑन बोर्ड एज पर कस्टम। बट देखो यहाँ पर कहीं पे भी हमें बताया नहीं है कि यहाँ फ्रेट और इंश्योरेंस कितना है। अगर देखो बोलता है तो हम वही ले लेंगे, नहीं बोला तो क्या करेंगे बताओ, हम लोग फ्रेट ले लेंगे यहाँ पर 20% ऑफ ये जो भी प्राइस हम लोग का आएगा। साथ में हम लोग का बताओ क्या 1.125% का हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है। यहाँ पर सोल्यूशन हम लोग को किया होगा, आ जाओ आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ। देखो यहाँ पर तो $20,200 ये था, फिर रुपीज़ में निकालना है 78 से हम लोग कन्वर्ट कर दिए, फिर 2 लाख ये आ गया। और अब इसके बाद 20% हम लोग क्या बताओ ले लिए हम लोग, यहाँ बताओ हम लोग यहाँ पर एफ पे फ्रेट और इंश्योरेंस ले लिए 1.125%। अब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एसेसिबल वैल्यू। अब इसके ऊपर चार्ज होगा बताओ क्या, बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सेस बेसिक कस्टम ड्यूटी पे चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा 10% इस वैल्यू पे, ये आ गया। और जो ये आया है इसी पे 10% क्या हो जाएगा बताओ, सोशल वेलफेयर सेस। लेकिन इन सबको ऐड करो, ये वाला वैल्यू ये दोनों इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो जो वो वैल्यू आएगा उस पे हम लोग चार्ज करते हैं आईजीएसटी। ठीक है, तो ये देखो सब कुछ हमने ले लिया, इसके बाद जो आएगा इस पे 18% आ जाएगा, क्या पता है यहाँ पर आईजीएसटी। क्लियर है ये अच्छी तरह से? यस सर। तो टोटल हो गया हमारा ये ड्यूटी पेएबल। डन ना? तो ये हमारा हो गया कंप्लीट डिस्कशन ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि सेट 1 का है। सेट 2 भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको सही लगा वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो। ठीक है, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे इसके लिए, इसलिए मैंने बनाया। और दूसरा चीज़ क्या ना, एक चीज़ समझा दूँ, किसी को अगर डाउट कहीं है लाइक कि सर कॉन्फिडेंस नहीं, मैंने पहले बताया, आप ना प्लीज़ वो लेक्चर सब देखो, बहुत काम आपको आएगा वहाँ पे। ठीक है, बहुत लोगों का हेल्प हुआ सी इंटर वाले बच्चों के लिए भी, एंड बहुत सारे सीएमए इंटर के बच्चे भी देखे हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक आपके पास अगर नहीं है, जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल फॉर्म फिल कर दो, आपको विद इन 24 आवर्स हम लोग फ्री जो क्वेश्चन बैंक है हम लोग उसको अवेलेबल आपको करवा देंगे। वो आपका इनकम टैक्स के लिए भी है और जीएसटी दोनों के लिए बनाया हुआ, आप प्लीज़ जाकर उससे रेफर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।